चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1994 में विश्व थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, WHO, यूनिसेफ, TIF या फिर ICMR। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, TIF अर्थात थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन। दोस्तों, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम है हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूक बनाना। इसको 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने एस्टैब्लिश किया था। फ्रेंड्स, जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इनको नोट करते जाइए। कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे भी हैं, ये आपके काम आएंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। अच्छा, इसके फाउंडर थे विश्व थैलेसीमिया दिवस के पेनोस एंजेलस। इन्होंने ये अपने बेटे की मेमोरी में शुरुआत किया था। अब ये थैलेसीमिया क्या होता है दोस्तों? तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है ब्लड में, और जब यह प्रॉपरली नहीं बनता है तो पेशेंट को सीवियर अनीमिया की शिकायत हो जाती है। भारत को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। अप्रॉक्स 50 मिलियन कैरियर भारत में ही हैं, जो ग्लोबली 25% केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझिए इनहेरिटेंस पैटर्न। यह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब यह डिजीज तभी मैनिफेस्ट होगा जब दोनों पेरेंट्स डिफेक्टिव जीन कैरी करते हों। अगर एक पेरेंट कैरियर है और दूसरा नहीं, तो चाइल्ड कैरियर बनेगा लेकिन डिजीज इसमें डेवलप नहीं होगा। अच्छा, थैलेसीमिया की टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, जो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्लोबिन जीन अफेक्टेड है। फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत म्यांमार की समुद्री सीमा को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, या भूमध्य सागर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सबको अटेंड करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर यह बहुत दूर हैं, तो यह तो आंसर में नहीं होंगे। अब बचा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है, और साथ ही में बे ऑफ बंगाल के थ्रू मैरीटाइम बाउंड्री भी भारत और म्यांमार शेयर करते हैं। अच्छा, हम इस बारे में अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत के एडमिरल श्री दिनेश के त्रिपाठी म्यांमार विजिट पर गए थे, मई 2 से मई 5 के बीच, हाल ही में। म्यांमार जो है फ्रेंड्स, यह एक आसियान मेंबर है और भारत के ईस्टर्न फ्लैंक पर लोकेटेड है, और भारत के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार और भारत के बीच IMNEX इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज और IMCOR एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मंत्रालय अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों, नेशनल फायर सेफ्टी वीक कंडक्ट हुआ है कब से कब तक? 4 से 10 मई 2026 के बीच। देखिए, यह कैंपेन स्पेशली हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पर? हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के इसमें, क्योंकि यहाँ फायर इंसिडेंट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको कौन कंडक्ट करता है? तो इसको हमारे भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय कंडक्ट करता है। 2026 का थीम है फायर सेफ्टी वीक का सेफ स्कूल्स, हॉस्पिटल, फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी, मतलब प्रिवेंशन अवेयरनेस दोनों फोकस में होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 में सीमित मात्रा में गेहूं का निर्यात फिर से शुरू किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, चीन, ब्राजील या रूस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारत। दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा कि भारत ने लिमिटेड क्वांटिटी में व्हीट एक्सपोर्ट को अलाउ किया है। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, 2022 मई 13 को भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस टाइम पर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी कंसर्न रेज हुए थे, क्योंकि उस टाइम व्हीट का प्रोडक्शन अर्थात गेहूं का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था, जिस कारण से गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और गेहूं के जो निर्यात है उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब अप्रैल 2026 से व्हीट एक्सपोर्ट लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउ किया गया है, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल से ही। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इस साल भारत का जो व्हीट प्रोडक्शन है वो 120.2 मिलियन टन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। अच्छा, भारत किस कंट्रीज को व्हीट एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है? तो वो है इजिप्ट, इंडोनेशिया, म्यांमार। व्हीट एक फ्रेंड एक रबी क्रॉप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत स्कीमर प्रजाति के संरक्षण के लिए 2026 का व्हिटनी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बरखा सुब्बा, सलीम अली, रोमुल विट्टेकर या फिर प्रवीण शेख। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स परवीन शेख। दोस्तों, व्हिटनी अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर्स कहा जाता है, मतलब ग्लोबल लेवल पर कंजर्वेशन के लिए सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड में से यह एक है। हाल ही में 2026 में लंदन के रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में प्रिंसेस एनी ने प्रवीण शेख को यह अवार्ड दिया है, और यह अवार्ड एडमिनिस्ट्रेट करता है व्हिटनी फंड फॉर नेचर, जो ग्राउंड कंजर्वेशन लीडर को सपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की थी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत या ईरान। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, हाल ही में यूएई ने ओपेक से निकलने की घोषणा की है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फ्रेंड्स, ओपेक जो है यह 1960 में बना था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वियना में। ये आप नोट कर लीजिए, काम आएगा, क्योंकि यह अभी एक जलता हुआ टॉपिक है, जैसे हॉट टॉपिक कहते हैं हम। फ्रेंड, इस संगठन को यूएई ने 1967 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ओपेक करता क्या है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि तेल इन कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है, ओपेक कंट्रीज में। अब यह कंट्रीज अगर अपने मन मुताबिक तेल बेचने लगते तो तेल की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाती। तेल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि उसकी कीमत मार्केट में बढ़ी रहे, ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था। इस ओपेक के अंतर्गत जो भी कंट्रीज हैं उनको उनका कोटा दिया जाता है कि उनको उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना नहीं है, जिससे कि तेल की जो कीमतें हैं बाजार में, सप्लाई कम होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, जिससे उसकी वैल्यू बनी रहेगी और इनको पैसा मिलता रहेगा। अब हाल ही में क्या हुआ है कि यूएई ने इससे एग्जिट कर लिया है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? इसी कोटा रेस्ट्रिक्शन को लेके। फ्रेंड्स, ओपेक प्रोडक्शन कोटा सेट करता है, लेकिन यूएई अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि उसकी 4.8 मिलियन बैरल पर डे है, से एक्सपेंड कर 5 मिलियन बैरल पर डे ले जाना चाहता था 2027 तक, जो कि ओपेक ने अलाउ नहीं किया। इस कारण से यूएई का कहना था कि हम अपनी कहते हैं डेवलपमेंट को किसी प्रोडक्शन से नहीं जोड़ के देखते। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ज़्यादा तेल बेचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और उस पैसे को और सेक्टर्स में लगाएंगे ताकि वो सेक्टर्स डेवलप हो सकें, जैसे कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फ्रिगेट लड़ाकू विमान कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तेजस, एमका, राफेल या एफजीएफए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एफजीएफए, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, एमका अर्थात एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, मतलब राफेल से एडवांस कैटेगरी का। भारत का एम है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना और डोमेस्टिक डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसके लिए अब नया टाइमलाइन सेट किया गया है। यह सेट किया गया है कि इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2026-27 तक तैयार हो जाएगा, और इसकी पहली फ्लाइट 2028 तक होगी, तथा 2034 तक यह इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो RFP अर्थात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है
वो प्राइवेट सेक्टर से ही मांगा है, मतलब गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर का भी जो पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट, WIPO की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट, या फिर अमेरिकी सेवा प्रदाता की रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, USTR अर्थात अमेरिकी सेवा प्रदाता की रिपोर्ट। दोस्तों, USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट हर साल यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR रिलीज करता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग ट्रेडिंग पार्टनर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स एवेलुएट किए जाते हैं। 2026 में भारत को इसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में प्लेस किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी तुरंत सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन यूएस भारत पर अब नजर रख रहा है IPR एनफोर्समेंट को लेकर। फ्रेंड्स, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको बता दूं तो। पहली कैटेगरी होती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, मतलब सबसे हाई रिस्क जोन। उसके बाद आता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जिसमें भारत है अभी, और फिर नॉर्मल वॉच लिस्ट। अच्छा, 2026 में यूएस ने वियतनाम को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज के कैटेगरी में डाला है। ये भी एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ऊर्जा संसाधनों तक विश्वसनीय और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा न्याय, या फिर ऊर्जा सब्सिडी। तो इसकी सही जवाब है फ्रेंड्स, ऊर्जा सुरक्षा। इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूरोप विजिट पर जाएंगे मई 15 से मई 20 तक, जिसमें वह नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसी यूरोपियन कंट्रीज का विजिट करेंगे, दौरा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा भारत का जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऊर्जा सुरक्षा पर, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी पर। दोस्तों, आज के टाइम में ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। आप जानते ही हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में के कारण ऑयल की कीमत अचानक बढ़ गई है। साथ में जो रशिया यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, उससे भी ऑयल की क्राइसिस पे एक अंकुश लगा हुआ है। इसलिए भारत अपने लिए रिलायबल और अफोर्डेबल एनर्जी सोर्सेस सिक्योर करना चाहता है। इस विजिट के दौरान लॉन्ग टर्म LNG एग्रीमेंट्स पर डिस्कशन होंगे। अब LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एल्फ्रेड नोबल, हेनरी डुनांट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या जीन मोनेट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हेनरी डुनांट। दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल आज के दिन अर्थात 8 मई को ऑब्जर्व होता है। यह दिन चूज किया गया था क्योंकि इसी दिन हेनरी डुनांट का बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, जो रेड क्रॉस मूवमेंट के फाउंडर थे। 1859 फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बैटल ऑफ सोल्फेनियो हुआ था, जब हेनरी डुनांट ने हजारों इंजर्ड सोल्जर्स को ट्रीटमेंट किया था। दोस्तों, इसी से 1863 में जिनीवा में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस मतलब ICRC स्टैब्लिश हुआ था, और हेनरी डुनांट को 1901 में पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था इसी चीज के लिए। भारत में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 से स्टेब्लिश है, और इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आप कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, तेलंगाना में महुआ वृक्ष की पूजा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, समक्का, ईपा पुवु, बोनालू या बाथुकामा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ईवा पुवु। दोस्तों, ईवा पुवु पडुका जो है यह अप्रैल और मई के बीच सेलिब्रेट होता है, जब महुआ जो ट्री होता है उसकी फ्लावरिंग पीक पर होती है। यह फेस्टिवल जामिडी विलेज, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में गोंड ट्राइब्स और आदिवासी कम्युनिटीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये महुआ ट्री होता है इसका हर एक जो पार्ट होता है बहुत यूजफुल होता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से संबंधित है? न्यू लाइन्स, मल्टी ट्रैकिंग,
गेज कन्वर्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।